हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है आपका, क्योंकि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चूँकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है और बायो कंप्लीट हो गया है। तो जिसने इसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप उसको देख लेंगे, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो 20,000 की क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो सारे वीडियो को देखने से ही कंप्लीट होगी, ना कि जो है आप 4 देखें और जो है 6 को स्किप कर दें। इससे कोई मतलब इसका नहीं निकलने वाला है। तो जिसको भी जो है जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, तो पूरा फुल प्लेलिस्ट आप जो है 20,000 क्वेश्चन वाली पूरी कवर करिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। हमारा डेली का 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। उस आप चारों वीडियो को देखिए। उसके पहले की जितनी क्लास इससे रिलेटेड हो चुकी हैं वो भी आप पूरा कंप्लीट करिए। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसको तो बिल्कुल ज़रूरी है पहले ही इसको कंप्लीट कर लीजिए, और आगे जो सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे उनको भी करते जाइएगा। तो चैप्टर क्या था, चैप्टर हम देख रहे थे संसद। तो हमने उसमें क्या देखा था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को देखा था। अब आज का क्या है, संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। लोकसभा 15, राज्यसभा से 7, कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल जो है सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं, जो कि लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में 22 सदस्य हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। प्रतिवर्ष संसद के द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोकसभा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन करती है, लोक लेखा समिति। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2022 में भी पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच करती है। यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में किया गया। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा सभा के सदस्यों में से ही की जाती है। परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रह सकता है और समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी व महत्वपूर्ण समिति निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है, लोक लेखा समिति है, जिसके 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं, जिसे लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। तो कौन लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है विपक्षी दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है। तो कौन लोकसभा का अध्यक्ष। भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। फिर क्या है, ये भी आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है।
विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य सदन एवं उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करना है। संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति 15 सदस्य, राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? तो कौन सा है? अधिक अनुदान, एक्सिस ग्रांट। अधिक अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यह तब प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर वित्तीय वर्ष में निर्धारित धन से अधिक व्यय हो जाता है। अतिरिक्त अनुदान यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष हेतु बजट में नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो। नेक्स्ट क्या है? सांकेतिक अनुदान। यह अनुदान तब जारी किया जाता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? अपवाद अनुदान। यह एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है तथा यह किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी कोटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2004 में। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए ये भी आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। इस समिति की अनुशंसा के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से 24 वर्ष होनी चाहिए। इसके अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा को अधिक दक्ष, भ्रष्टाचार रहित बनाने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया। कारण है कि कुछ राजनीतिक दलों ने संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों की सूची से ही राज्यपाल का चयन करने की मांग की थी। तो कथन सही है और कारण गलत है। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सकरिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शांति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। प्रश्न कथन सही है। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया, किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है। कितनी? 50 सदस्यों की। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा होता है। इसे लोकसभा में विपक्षी दल या दलों का द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रकट किया जाता है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका यूपी पीसीएस जे 2018 में पूछा गया है और आपका जो है 2020 और 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। समितियां दी गई हैं, उनकी कुल संख्या दी गई है और लोकसभा राज्यसभा से कौन कितनी संख्या है, कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति की कुल संख्या कितनी है? 22 है। लोकसभा से जो है 15 और राज्यसभा से 7। कार्य क्या है? विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना इनका कार्य है। प्राक्कलन समिति, इसके सदस्य कितने हैं? 30 बजट में, और 30 सदस्य जो है कहाँ से है? लोकसभा से हैं। बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना, सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देने संबंधित है। फिर क्या है? सरकारी उपक्रम समिति, इसके अंतर्गत टोटल जो है सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य हैं 22। इसके अंतर्गत जो है राज्यसभा में 15 और लोकसभा से 7 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करना। फिर क्या है? याचिका समिति, दोनों सदनों के अलग अलग होती हैं। इसमें लोकसभा से 15 हैं और राज्यसभा से कितने हैं? 10 हैं। विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिका की जांच करना।
संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है, जिसका मुख्य कारण लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या का अनुपात 2:1 में हो। प्रत्येक स्थायी समिति 22 सदस्य, लोकसभा 22 सदस्य में 15 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा के द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना, सार्वजनिक व्यय के खिलाफ किफ़ायत के लिए सुझाव देना, इसलिए इसे सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती हैं? तो यह लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है किसके अंतर्गत? सार्वजनिक उपक्रमों की इंस्ट्रूमेंट्स कमेटी से। नेक्स्ट क्या है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? किसको? स्थगन प्रस्ताव को। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्ताव से स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया गया है। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबी लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव किसी अविलंबी लोक महत्व के मामले पर स्थगन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा है? विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है तथा दिए गए विकल्प में तीनों प्रस्ताव नहीं रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लोकसभा में रखे गए हैं उस प्रस्ताव को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के खिलाफ उस सदन के अविश्वास की बात शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव की पर बहस की अनुमति उसी समय दी जाती है जब कम से कम 50 सदस्य उसके पक्ष में हो। निंदा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कतिपय नीतियों एवं कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के प्रयोजन के लिए पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध, कुछ मंत्रियों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न करने के लिए या उसके किसी भारतीय के विरुद्ध स्वरूप पेश किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? तो किसका? कटौती प्रस्ताव का। संसद बजट पेश करने के बाद मंत्रावार अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग अलग से मतदान होता है। सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का तात्पर्य है सरकार के प्रति अविश्वास। अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास होने का तात्पर्य है कि सरकार लोकसभा में विश्वास खो चुकी है। यह अल्पमत में है। यह 3 प्रकार का होता है, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यदि लोगों में सुरक्षा खतरे में है, यदि कोई लोगों की मौत जहरीली शराब से पीने में हुई है, यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की है, यदि रेल दुर्घटना हो गई है, यदि रेल दुर्घटना हो गई इसके अंतर्गत नहीं आता है। सामान्यतः सदन संसद कार्य सूची में दर्ज मदों के अनुसार काम निपटाता है। कार्य सूची में सम्मिलित न किया गया कोई कार्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं करता है। स्थगन प्रस्ताव एक साधारण प्रक्रिया है जिसे गृहीत किए जाने पर
अवलंबी लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देना होता है। स्थगन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं: मामला निश्चित स्वरूप का हो, उसका आधार तथ्यात्मक हो, मामला अविलंबी हो, वह लोक महत्व का हो, वर्तमान घटनाओं का कोई महत्वपूर्ण विषय हो। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो किसके बारे में? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में कोई संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। संविधान सार्वजनिक उद्यमों के बारे में संसदीय समिति जिसमें जो है 22 सदस्य, बजट में सम्मिलित प्राकलनों की जांच के लिए आकलन समिति जिसमें 30 सदस्य, मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञानों की जांच करने के लिए सरकारी आश्वासन समिति जिसमें 15 सदस्य का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो कौन सा है? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है। लोकसभा में विधि समितियों के सदस्यों में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? अध्यक्ष, जो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, और 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदन में एक नियम समिति होती है। यह समिति सदन में कार्य पद्धति तथा संचालन से संबंधित मामलों का विचार करती है तथा सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन को सुझाती है। लोकसभा में नियम समिति के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित होता है, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का सभापति इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत की आकस्मिकता कोष निर्मित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति दी गई है। यह एक ऐसी निधि है जिसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इसे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जाता है। भारत के लोक लेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत भारत के संचित निधि की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है किससे? निर्वाचन सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में किया गया था। इस समिति की चुनावी सुधारों से संबंधित कुछ प्रमुख सिफारिशें थी: अवैध रूप से लूटे गए बूथ पर फिर से मतदान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। इसके अतिरिक्त भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय कई समितियों का गठन किया गया है। तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका 2023 के जो है यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक संविधान में परिभाषित नहीं है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। संविधान में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का प्रावधान है, किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े की बात नहीं कही गई है। किंतु वर्तमान समय में संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनारक्षित की उन्नति के लिए राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में किसी राज्य के पृथक होने के लिए किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने से
पृथक होने को संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम 1963 अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया है। संसद को भारत की एकता तथा अखंडता के हित में मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक कानून की शक्तियां प्रदान करता है। 35वां संशोधन 1974 सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया है। तो कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णित है एक मौलिक अधिकार था, उसे 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का काम में के तहत जोड़कर इसे विधि का अधिकार बना दिया गया है। इस फैक्ट को हमने बहुत बार रिवाइज करवाया है आप लोगों को ये याद होगा। नेक्स्ट क्या है जो भी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 में भी पूछा गया है। कौन सा संशोधन है? 69वां 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया है। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 संसदीय विधानसभा 60 संसदीय विधान मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण है 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 तथा अनुसूची 11 अनुसूची जोड़ी गई है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 का अड़ा के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसलिए 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई हैं। चूँकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, लेकिन यह संवैधानिक उपबंध नहीं था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है? तो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो कौन सा है? 97वें संवैधानिक संशोधन है। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं। इसमें सहकारी समितियों के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। सहकारी समितियों नाम से एक नया भाग 9 का खा को संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 239 या रा से या ना 243 या रा से या ना सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 43 का खा का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है? तो 2026 तक। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष 2036 तक लोकसभा के मौजूदा सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है, यह व्यवस्था की गई है। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका जो है यूपी पीसीएस एई 2021 यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है, उसके पहले भी कई बार पूछा गया है। भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो कौन सा 61वां है? या आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु वह कितने वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश प्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान का 1वां संशोधन कौन सा है? बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते से संबंधित है। तो हम सारे अनुच्छेदों को एक बार देखेंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये नहीं याद है तो। 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना से एनजेएसी से संबंधित है। 1वां किससे संबंधित है? बांग्लादेश से भूमि सीमा समझौते से। 101वां का संबंध है वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के प्रावधान से। 102वां का संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करने से। 103वां का संबंध है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण से। 104वां संबंधित है 134 में संशोधन से। SC/ST को लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 10 वर्ष लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष 20 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीय मनोनयन को लोकसभा और राज्यसभा में खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? संविधान 94वां संविधान संशोधन जो है कौन से संशोधन करता है? 164 में। संविधान का 95वां संशोधन 334 में संशोधन करता है। 96 किससे करता है? 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। 103वां करता है, 15 में संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1972 के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय है उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतोल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन संगठन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी भाग को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो 98वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुछ राज्यों के लिए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित है। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में पारित किया गया जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में पारित भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों का मान्यकरण किया गया है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित है। संविधान में एक नई अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़कर इस अधिनियमों की सूची दी गई है। संपत्ति के अधिकार संबंधी प्रावधान 31 में 2 नए 31 तक बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राजाओं की उपाधियों विशेषाधिकारों प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा है? 26वां संविधान संशोधन। राजाओं की उपाधियों विशेषाधिकारों प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 291 362 का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 का अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 366 22 संशोधन किया गया है। इसमें देशी रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त करके उनकी निजी थैली को भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना
में जोड़ा गया है। तो कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये हमने पहले भी आप लोगों को कंप्लीट कराया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन को हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया है। हमने आपसे कई बार कहा था कि आप लोग प्रियम्बल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रियम्बल से बनते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अभी नहीं याद किया है तो आप लोग उसको जरूर याद कर लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द मूल संविधान में विद्यमान था। उपयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प शब्द नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? तो हमने क्या बताया था, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको समाप्त करके 300 में जो है 300 का जोड़कर इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंध रखने वाले उपबंधों 19(1) का 4 और 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटाकर संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का अंतः स्थापित कर दिया है, जिसके अनुसार अब किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को संरक्षण प्राप्त है। किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 42वां संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह आयोग ने की थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें 51 का जोड़कर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य का समावेश सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इस फैक्ट को हमने कई बार रिपीट किया है, आप लोगों को याद हो गया होगा जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे हमारी वीडियो। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर ही नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि संशोधन के पूर्व युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार थे। संशोधन के पश्चात युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इस उद्घोषणा के आधार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है? तो कौन है? समान जो है आचार संहिता। समान आचार संहिता 44 आर्टिकल जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। यह मूल संविधान का भाग था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। 43 सरकार स्थापित करके राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह उद्योग और अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करें। 39 का में शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा और निर्देशन तथा समान निःशुल्क कानूनी सहायता को जोड़ा गया है। 48 का के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन से संबंधित एवं वन जीवों की रक्षा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का 73वां और 74वां संशोधन किससे इनके सृजन के लिए उत्तरदायी थे? राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य समिति, मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो इसके अंतर्गत क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग इसके अंतर्गत शामिल है। ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान एवं जिला नियोजन समिति का प्रावधान भी किया गया है। इसी संशोधन में किया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो कौन सा संशोधन कहता है? 91वां संविधान संशोधन कहता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की संख्या के 15% से
अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में राज्यसभा में मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम ना हो। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का 79 जो अमेंडमेंट है संबंधित है, किससे संबंधित है? लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 93 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। 93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान के लिए तीन विधियों का उपबंध किया गया है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। भारत की सरकारी भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में संशोधन सामान्य बहुमत से हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उपबंध किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से। 74वां नगर पालिका संबंधित है। 73वां पंचायती राज से। 88वां संबंधित है सेवा कर से। फिर से देखेंगे 86वां का संबंध जो है किससे है? 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और 74वां संबंधित है नगर पालिका से। 73वां संबंधित है पंचायती राज से। 88वां संबंधित है किससे? सेवा कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से निम्न विषयों पर जो है संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन की पहल की जाती है संसद के किसी भी सदन के माध्यम से पहल की जाती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में प्रारंभ की जा सकती है। इसके हेतु संसद के प्रत्येक सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन का भाग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो परंतु राज्यसभा से अस्वीकार कर देती है तो परिणाम यह होगा कि क्या होगा? उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान का 98वां संशोधन किससे संबंधित है? 98वां संविधान संशोधन 2012 के अंतर्गत अनुच्छेद 371J को संविधान में सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्रदान करना था जिससे वह केंद्र कर्नाटक के क्षेत्र के विकास का स्वरूप तय कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। 38वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन, मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना है। 42वां संविधान संशोधन,
संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उस नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 25वां संविधान संशोधन। संविधान का 25वां संविधान संशोधन 1971 में 31 का गा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 39 के खंड खा गा में निहित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानून पारित किया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 खा और गा के स्थान पर भाग 5 में उल्लेखित सभी और किन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है, तो ऐसा कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है, उसमें प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया 12 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगरपालिका की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो तीनों ही पॉइंट सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे वरीयता क्रम। इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वरीयता क्रम निम्न में घटते वरीयता क्रम में सही है। इसके अंतर्गत क्या है, राज्यपाल अपने राज्य में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अपने राज्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, विभिन्न देशों के राजदूत, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने राज्य के बाहर राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य से बाहर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों, लोकसभा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, संघ के राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। आप लोगों का जो है ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप चारों को देखिए और उसके पहले जो सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दिया है उसको आप 3 से 4 बार देखिए, तो आप लोगों को जो 20,000 क्वेश्चन है उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारी सारी वीडियो को देखेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी 8वां प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।